और ये याद रखें, जब भी तहरीकें चली हैं तो ख्वाहिश के मुताबिक उसके नतीजे नहीं मिले। इंशाअल्लाह अगर आप इदम इत्मीनान लाए उसमें भी आप नाकाम होंगे, नाकामी आपका मुकद्दर है। 3.5 साल से आप लगे हुए हैं, 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फोन आ गया था, कोरोना हो गया था। और अगर अपोजिशन ये कहती है कि हमने कार्ड छुपाए हैं तो इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के कार्ड खेलता है। वो नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं, दोस्तों में इख्तलाफात होते रहते हैं। और ये अपोजिशन अदम एतमाद का वोट लाएगी तब भी फंसेगी और उसके नतीजे पे भी फंसेगी। किसी फोन कॉल की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जो है इस सियासी लड़ाई से सुरखरू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, गवर्नमेंट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन क़यादत की मुलाकातों का फाइनल राउंड जारी है। मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के बाद आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें इन हाउस तब्दीली की तारीख से मुतल्लिक हतमी फैसला किए जाने का भी इम्कान है। अपोजिशन की मुलाकातों के बाद गवर्नमेंट भी जोड़ तोड़ के लिए मुतहरिक हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। साथ ही उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक मशवरा दिया है कि जहांगीर तरीन को मना लें। अगर 14 साल बाद PMLN और Q लीग के दरमियान मुलाकात हो सकती है तो जहांगीर तरीन तो अपने दोस्त हैं, दोस्तों में इख्तलाफात होते हैं लेकिन लाताल्लुकी नहीं की जाती। उनसे बात करें, उम्मीद है कि वो मुस्बत जवाब देंगे। पंजाब के सियासी महाज पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी एक्टिव होने जा रहे हैं। खबरें ये आ रही हैं कि वो आइंदा 1-2 दिनों में जहांगीर तरीन ग्रुप और इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे, उनकी शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि कहीं ना कहीं कोई बात तो है, हम इस टॉपिक पे जब भी हम बात कर रहे हैं कि ये मेल मुलाकातें हो रही हैं, कोई ना कोई तो इसकी रीज़न हो सकती है। अब जो शेख रशीद साहब ने मशवरा दिया है कि जहांगीर तरीन को मना लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, क्या इस मशवरे को मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि गवर्नमेंट वाकई ख़तरे में? जी आमिर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ। देखें, जो शेख रशीद साहब की आपने बात सुनाई, वैसे तो ये इमरान खान साहब के पार्ट एंड पार्सल हैं, चूंकि इनके भतीजे भी PTI के टिकट पे MNA हैं जो इनकी छोड़ी हुई दूसरे नशिस्त पर हैं। और ये मशवरा इखलाकी तौर पे उन्हें जाके वजीर आजम को देना चाहिए था। क्या इनकी मुलाकात नहीं हो रही कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बता रहे हैं, या इनकी बात वो सुन नहीं रहे? तो उन्होंने पब्लिकली कहा है। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था ट्वीट, चौधरी परवेज इलाई के नाम से जो एक अकाउंट है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह हम अपनी सियासी साख को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अब ये बिल्कुल जो मुनस इलाही ने बात कही थी उसको और इसको अगर मिलाएं तो कुछ तो है जो बात होने जा रही है कि वो ये बार बार क्यों कह रहे हैं। क्योंकि मुनस इलाही के बाद अगले दिन फिर चौधरी परवेज इलाई ने पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग इस्लामाबाद में रखी थी और गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि जी आप पेट्रोल की प्राइसेस जो आपने बढ़ाई है वापस लें, यानी सियासी साख बहाल करने की तरफ। ये बात हाइपोथेटिकली चूंकि सारी हो रही है ना, कि कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है आज जरदारी साहब के घर खाना है, उस दिन शहबाज शरीफ साहब के घर खाना था। तो ये जो कह रहे हैं ना 172 पूरे करने हैं, ये सबको पता है कि आईनी ये शर्त है कि जो पार्टी लेके आएगी अदम एतमाद की तहरीक, ये उनका काम है कि वो 172 पूरे करें। जो शाहिद खाकान अब्बासी मुख्तलिफ जगहों पे कहते हैं ना कि टेलीफोन कॉल्स रुकावट आती हैं, फलानी होती हैं, तो ये तहरीक अदम एतमाद बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम ऑप्शन लेंगे, यही बात बिलावल भी कह रहे हैं। लेकिन हम एक बात और कर लेते हैं कि अगर बिलफर्ज ये जो इत्तेहादी आ जा रहे हैं ये कह दें कि जी हम हुकूमत के साथ नहीं हैं, तो हुकूमत के पास तो 172 नहीं है, तो वो जिस इखलाकी और तो मालिया की बुलंदी पे हैं, तो सबसे पहले तो वजीर आजम को इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा कि जी आपके तो इत्तेहादी छोड़ गए, आपने तो 172 भी इनके साथ बनाए थे। नहीं होते। जो सरप्राइज की बात हो रही है तो वो ये है कि अगर जहांगीर तरीन के साथ लोग जो मौजूद हैं वो तहरीक अदम एतमाद पे साइन करते हैं, उसके ऊपर लोग डिफेक्शन क्लास लेके आते हैं कि जी 30 दिन के अंदर स्पीकर रेफरेंस भेजेगा, 30 दिन में इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, और फिर ये हुकूमत की मुद्दत तो वैसे ही 499 दिन रह गई है, फलां है डिमका है, क्योंकि सारे के सारे मफरूजों पे मबनी बात हो रही है कि क्या डिफेक्शन क्लास, कितने लोग टूटेंगे,
कि उनके ऊपर लागू होगी नहीं होगी, लेकिन एक प्रेशर बहरहाल बढ़ रहा है। चाहे वो आप ये कह लें कि हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर भी एक प्रेशर है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं बैठ के, और इतनी महंगाई हो रही है, गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही, नॉन गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, उसके ऊपर हिज़्ब इख्तिलाफ इकट्ठी हो रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट तो पाकिस्तान 139 मुल्कों की जो बड़े अच्छे मुल्क हैं, खुशहाल मुल्क हैं, हम तो उसमें शामिल हो गए हैं, क्योंकि ये बात मुझे और आपको और किसी को तो नहीं पता लगी, जहांगीर ये शौकत तरीन साहब को पता लग गई है, नदर तरीन, क्योंकि सारे तरीन, अमीर तरीन, गरीब तरीन सबकी बात हो रही है, लेकिन जो गरीब तरीन पिस रहा है उसको उन्होंने बताया कि आप हाइपोथेटिकली यानी मफरूजे के तौर पे समझे कि पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क है कि आपको परेशानी की जरूरत नहीं है ना। आपको देखें ना, सोशल मीडिया से आप दाल खरीदें, चावल खरीदें, रोटी खरीदें और गोश्त वोश्त सारा सब कुछ वहां पे तस्वीरें मिल रही हैं। जैसे वो कंजूसों को नहीं कहते, मुकाबला हो गया जी, देसी घी की वो शीशी दी है तो एक ने कहा जी मैंने तो 1 महीने में खत्म की, दूसरे ने कहा मेरी हुई नहीं क्योंकि मैं शीशी ऊपर से लगा के यूज करता रहा रोटी को। तो ये हमारे पास जो हाइपोथेटिकली मुल्क खुशहाली में जा रहा है, हम सब उसमें रह रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये हुकूमत और अपोजिशन का जो प्रेशर है, इसके नतीजे में वो जो गरीब तरीन अवाम है उसका कुछ भला हो जाए किसी भी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिगेड साहब, ये बात तो सही है आमिर साहब की, अगर ऑपोजिशन नहीं भी गिरा पाती, हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकती, तो कम से कम इस प्रेशर के नतीजे में आवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन ब्रिगेड साहब, कहीं ना कहीं तो कुछ है, मेल मुलाकातें भी हैं, हुकूमत के वज़रा के बयानात भी आ जाते हैं, क्या आपको भी लगता है कि गवर्नमेंट ख़तरे में हो सकती है? दुआ जो आमिर सलीम राना इलियास राना बात कर रहे हैं, उनकी बात में ये वजन ज़रूर कि वाकई इस लड़ाई झगड़े में शायद हुकूमत मजबूर होकर कोई अवाम को बहुत रिलीफ दे दे, और ये इस वक्त उनको देना भी चाहिए। अगर देंगे तो तभी कहीं ना कहीं कोई इनके लिए बेहतरी नज़र आएगी। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त वाकई सियासी माहौल बहुत गर्म है, और जो ओवरऑल सिचुएशन नज़र आ रही है इसमें गवर्नमेंट को बहुत फिक्र होनी चाहिए कि जिस वक्त आपके इत्तेहादी भी कुछ ऐसी बातें कर रहे हों, जुमानी अल्फाज में बात कर रहे हों, उसके बाद बाकी साहब मिल रहे हों, और इसमें जो शेख रशीद ने मशवरा दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, मेरे ख्याल में उससे पहले बात कर भी चुके होंगे, और उन्होंने जान के या के फिर सियासी तौर पर बयान दिया है ताकि मैं भी इसके ऊपर कोई आगे प्रोग्रेस हो सके। अदरवाइज़ अगर शहबाज शरीफ जिस तरीके से जरदारी साहब खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे कि मैं पेट फाड़ के पैसा निकाल लेंगे, चौक पर लटका देंगे, घसीटेंगे, ये करेंगे, आज सब मिल रहे हैं। इसी तरह जो जरदारी साहब नवाज शरीफ के खिलाफ पीछे बोले, बहुत ज़्यादा बातें करते थे, यहाँ तक कि आप पाकिस्तान में आए, सियासत करें, फिर करेंगे, वो भी अगर मिल रहे हैं, तो देयर इज़ नो प्लॉजिबल रीज़न कि आप इस वक्त जिस कंडीशन में, और ट्रम्प कार्ड जो है वो जहांगीर तरीन के ग्रुप के पास है, उनसे क्यों मुलाकात नहीं करते हैं? नॉट ओनली कि वो फ्रेंड थे, उनकी लॉयल्टी भी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं होगी, और अभी भी पीछे उनकी पार्टी का बयान है जी कि हम जो तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। इसलिए यहाँ पर अपनी स्टबननेस को साइड पे करके आपको सियासी तौर पर ज़रूर मुलाकात करनी चाहिए, देखना चाहिए कि उनके क्या मुज़ाकरात हैं। अगर आप ये समझते हैं कि उन्होंने करप्शन किया है तो मैं करूँगा, मेरे साथ होगा। पॉलिटिक्स में नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग कैन बी मेड पॉसिबल, जो कि अभी नज़र आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात सोचने की ये है कि अगर ये नाकाम हो जाती है अपोजिशन, फिर क्या होगा? अगर ये कामयाब होती है तो क्या 1 साल में ये क्या, या तो अब बताएं ना, अभी आवाम को बताएं कि हम आपकी महंगाई को कम करने के लिए और हम आपके लिए ये हाल निकाल के ले आ रहे हैं कि आते ही हम 1-2 महीने के अंदर हम ये चेंजेस ले आएंगे जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा और आवाम खुश हो जाएंगे। वो तो बताएं। कोई एक बात भी नहीं। सब कहते हैं, उस दिन प्रोग्राम में था वो जो अपने नबील कबूल साहब कहते हैं जी जब हम आएंगे तो फैसला करेंगे हमने क्या करना। दैट इज गोइंग टू बी गो फर्दर डिजास्टर्स हो जाएगा मुल्क के लिए। क्या इस सूरत में मुल्क में ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होगी या मुल्क में 1 साल के लिए क्या हालात होंगे, कैसे खिचड़ी पकेगी, कौन किसकी टांगे खींचेगा, किस पे ब्लेम डालेगा, ये सारी सोचने के लिए ये मुल्क है पाकिस्तान। इसमें हम सबको सोच के मुल्क के वसी तरफ जो फायदे के लिए सोचना चाहिए और ज़ाहिर आवाम की भलाई इज पार्ट ऑफ दैट। जी हाफिज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अदम एतमाद और ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरियत का हिस्सा हैं, लेकिन आप मुझे बताएं, एक तरफ कहते हैं जी हमारे पास नंबर पूरे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी कि हमें आशीर्वाद हम ढूंढ रहे हैं, आशीर्वाद मिल जाएगी। तो ये कौन सी जमहूरियत है? ये वोट को इज्जत दो है या कुछ और है? आप सबके इंटरव्यू सुन लें,
कि जी हमारे पास नंबर तो 200 से भी ऊपर है, लेकिन जनाब हमें ये है, हमें वो है। इसका मतलब ये है कि आप ने कौम को जो है ये वोट को इज्जत दो या जमहूरियत या ये या वो, ये सारा आप खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि आप इक़्तिदार में हमेशा की तरह बैक डोर से आना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है इस बार ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। बाकी ये अच्छी बात है जो शेख रशीद साहब ने कही है। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, अपने हलीफों से भी बातचीत होनी चाहिए, कोई जायज़ गिले शिकवे भी दूर होने चाहिए। तो इसमें तो कोई हरज की बात नहीं है। और ये उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से तो कल मैं सुन रहा था एक मुस्लिम लीग नवाज़ के मरकज़ी ज़िम्मेदार का, कि वो कह रहा था जी हमारा तो हदफ ही नहीं है। उनका कहना था कि हमारा हदफ ही नहीं है पंजाब। और दूसरी बात कल जो कही है शायद खाकान अब्बासी साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, तो उसमें अब आप मुझे बताइए कि वाज़े क्लियर होता चला जा रहा है ये चीज़ें, और हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। ये मैंने कल भी कहा था, इंशाअल्लाह वक्त आएगा। अभी कुछ चीज़ों से पर्दा नहीं उठा सकते जी कि ये सारा कुछ हंगामा है क्या और इसके पीछे क्या है। और इंशाअल्लाह कल जब वज़ीर आज़म चले जाएंगे रूस, तो इस हंगामे में 70% तो वैसे ही कमी आ जाएगी। और जो इन 2 हफ्तों में कुछ चीज़ें हुई हैं आलमी सतह के ऊपर, इस सारे हंगामे का मकसद मुल्क के साथ ज़्यादती करना है, इमरान खान के साथ ज़्यादती करना नहीं है। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। और अफसोस है कि दानिस्ता या ना दानिस्ता बस इसमें जी ठीक हो गया। फैसल साहब देखिए, इस हद तक तो जो बात सामने आई 3 आपके एक्सपर्ट की कि सियासत में सब कुछ मुमकिन है, तो इस हद तक तो ठीक है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो ज़ाहिरी सूरत-हाल का हम तज़िया करते हैं तो सामने वाले के किरदार और अमल की बुनियाद पे करते हैं ना। तो ये इस अपोजिशन ने 3.5 साल इस हुकूमत को कदम कदम पे रोज़ की बुनियाद पे जो है वो ताकतवर बनाने की जो है वो अपनी कोशिश की है। ये इस अपोजिशन का किरदार है। हद तो ये होती थी कि जब कोई बिल लाना होता था तो कोई मसला होता था तो अपोजिशन लीडर ही गायब हो जाता था। कोई एक ऐसा बिल है, कोई एक ऐसी कानून साजी है या कोई हुकूमत का कोई एक ऐसा अमल है जहां हुकूमत या अपोजिशन जो है वो रुकावट डालने में कामयाब हुई हो। अगर आप इसके 3.5 साल की कारकर्दगी उठा लें या इनका जायजा ले लें तो उन्होंने हुकूमत को खुली सपोर्ट की है, इत्यादियों से ज्यादा सपोर्ट की है। इत्यादियों इन्होंने अपनी इज्जत दाव पे लगा के जो है वो हुकूमत को सपोर्ट की है। तो इनके माजी की बुनियाद पे हम ये कैसे कह रहे हैं कि इस वक्त जो काम कर रहे हैं, क्या पता है कि इनके हाथ में कोई वो स्क्रिप्ट हो, क्या पता है इमरान खान को कोई पैगाम देना चाह रहे हो, क्या पता ये रूस जो इमरान खान साहब जा रहे हैं। मैं तो ऐसी सवाल उठा रहा हूँ, उसका सही बात हो ना मुझे नहीं पता, एक सवाल है ज़हन में आया। ठीक है, उस हवाले से इमरान खान को कोई पैगाम देना मतलूब हो कि भाई आप जाके, इस वक्त दुनिया की नजरें इमरान खान के दौरे पे लगी हुई हैं, तो इसको बाद इस दौरे को जो है वो ये कोई मामूल का दौरा नहीं है। अच्छा, ये सब पूरी दुनिया है जो ब्लॉग बनना चाहते हैं, बनने जा रहा है। तो अमेरिका नहीं चाहता ये जो है वो ब्लॉग बने, और ब्लॉग बने तो कम से कम पाकिस्तान जो है उस ब्लॉग का हिस्सा हो। तो जिन लोगों की पूरी सियासत जो है वो स्क्रिप्ट पे चलती हो, तो वो हम कैसे कह लें कि अभी उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप है जो फैसला साजी में कोई बुनियादी किरदार अदा कर सकता है। जब जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से कोई सूरत-हाल वाज़ेह हो जाए तो फिर समझ लीजिएगा इमरान खान साहब जा रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून पे और पीपल्स पार्टी पे बैठ के कोई तज़िया करना भी नहीं चाहिए हमें। ये ऐसी ये इनकी एक्टिविटी के बाद तो कोई तज़िया भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अभी सारी बातें आप छोड़े ना, एक बात ये कर लें कि आप एक लॉन्ग मार्च एक साथ निकाल लेना, और जब आपने तहरीक अदम एतमाद का फैसला कर लिया तो लॉन्ग मार्च निकालने की क्या जरूरत है। अच्छा, निकाल रहे तो एक साथ निकाल लो ना। ये कौन सा हुआ कि हम लाहौर में इनका लॉन्ग मार्च का इस तरह करेंगे, इनको हाथ हिला के जो है ना वहां से आगे बढ़ा देंगे। बस साथ चले जाओ ना, उनके जाके बैठ जाओ। फिर आपने क्या, जो अगर तहरीक अदम एतमाद लानी है तो जो PDM ने 23 मार्च का लॉन्ग मार्च का धरने का ऐलान किया था, उस ऐलान को वापस ले लिया क्या? वो भी वापस नहीं लिया। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च भी अपने वक्त पर हो रहा है। तो फिर ये तहरीक एतमाद क्या है, इसको हम ड्रामे के अलावा क्या नाम दें?
अच्छा एक अहम बात जी, पीपल्स पार्टी ये सिंध जो है ये पाकिस्तान के नक्शे में मौजूद है ना, किसी सैयारे में तो नहीं है। यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। हम ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बहुत आइडियल गवर्नमेंट होगी, तो मुस्लिम लीग नून आखिर इखलाकी जरूरत करे ना कि हम जो है वो आइंदा हुकूमत में आके पंजाब में सिंध में जैसा निज़ाम लेकर आएंगे। अगर मुखालफत करने की आप में जरूरत नहीं है तो हिमायत करने की तो जरूरत पैदा कर लो। अच्छा, वो भी बात नहीं करते भाई। आप खुद एक हुकूमत में बैठे हुए और लॉन्ग मार्च निकालने, कमाल है, तहरीक इंसाफ भी निकाल रही है लॉन्ग मार्च, वो गोडकी से कराची तक निकाल लें। पीपल्स पार्टी, भाई आप खुद हुकूमत का हिस्सा हो, ये हुकूमत है किस बात का लॉन्ग मार्च निकालनी? आपके तो सताए पे लोग हैं और लोग निकल रहे हैं। मीडिया जो है कभी इस बात को जो है वो किसी किस्म की कोई अहमियत ही नहीं दे रहा कि भाई इनसे सवाल तो पूछना चाहिए ना कि हुकूमत कौन सा जो है वो लॉन्ग मार्च निकालती है। तहरीक इंसाफ की भी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब की एक बात का जवाब दूं। ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना कि जो हालात पैदा हो गए तो हुकूमत घबरा के परेशान होके अवाम के मसाइल हल कर दे। यकीन करें जितने इससे भी ज्यादा बदतरीन हालात हो जाए ना तो इस हुकूमत ने अवाम को रिलीफ नहीं देना। इसकी कैपेसिटी में नहीं है, इसकी इस्तेदाद ही नहीं है, सलाहियत ही नहीं है, विजन ही नहीं है, सोच भी नहीं है। इस हुकूमत से तो इस तवक्का करना कि यहाँ से कोई रिलीफ मिल सकता है, कुछ मुमकिन नहीं है। ये तीनों एक पेज पर है कि ये अवाम की सोच से दूर, हुकूमत अपोजिशन दोनों एक पेज पर है, एक पेज पे। ठीक है जी इलियास साहब। अपोजिशन को, ये फैसल भाई ठीक कह रहे हैं, अपोजिशन को बहुत पहले ये चाहिए था कि तहरीक चलाते और बिल्कुल, लेकिन पीडीएम ने तहरीक चलाई लेकिन इनमें इत्तेफाक ही नहीं था, आपस में एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे इनके। तो ये जो तमाम जो सूरत हाल है, आप बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं, जो मुलाकातों का दूसरा दौर शुरू हुआ है, ज़ाहिर है अदम एतमाद के लाने के लिए कल अब देखिए जरदारी साहब मिलेंगे सिराजुल हक साहब से, और फिर ये एक दौर चलेगा, मौलाना आएंगे, चौधरी साहब से मिलेंगे, तो जो भी है जो लाहे अमल जैसे कि तय करें। बिलावल साहब ने कहा कि इनकी नंबर गेम इनकी ज़्यादा है तो वज़ीर आज़म PMLN का होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें आपस में डिसाइड आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं कि कौन पंजाब में अगर लानी है पहले तहरीक अदम एतमाद की के ऊपर लेके आनी है वफाक में। तो ये जो तमाम जो सूरत हाल है, क्योंकि उधर देखें बुज़दार साहब ने भी अपनी तहरीक स्टार्ट तेज़ कर दी है और बुज़दार साहब दुबई से वापस आए और तरीन साहब से वो रब्ते करने की कोशिश करें, क्योंकि तरीन साहब की अब मालूम हुआ था तबीयत नासाज थी, तो अब वो उनसे करें कि मुलाकात करें और इत्तेहादी जो उनके इत्तेहादियों से प्लस जो इनके हम ख्याल ग्रुप है जो उनका फॉरवर्ड ब्लॉक जो बना हुआ है PTI का, उससे भी ये रब्ते करना शुरू कर रहे हैं ताकि को पंजाब में हर एक को अपनी जॉब का फिक्र हो जाता है। तो इसलिए बुज़दार साहब ने अपना शुरू कर दिया होमवर्क वगैरह आके ताकि इधर कर सकें। तो लेकिन बहरहाल जो है इधर जो खिचड़ी पक रही है, मुलाकातें हो रही हैं, तो इसका कोई ना कोई आउटकम तो होगा किसी ना किसी सूरत। बड़े ऑप्शंस गौर आ रहे हैं, ज़ेर गौर आ रहे हैं कि किस तरह किया जाए, कानूनी माहिरीन से राय ली जा रही ताकि इसको किस तरह मुकम्मल तौर पर किया जाए। मौलाना कह रहे थे कि तमाम इत्तेहादियों से और इनको साथ लिया जाए, वो देख रहे हैं कि इस तरह किया जाए ताकि जो अपोजिशन जारी है सही तरीके से किया जाए। लेकिन ये भी तो देखना ना कि टाइम नहीं इनके पास है, अब वक्त गुजार दिया है इन्होंने सारा, लेकिन अवाम को जो रिलीफ देने की बात है वो क्या देंगे? हर गवर्नमेंट आखिरी 2 सालों में रिलीफ दे के जाती है, इन्होंने तो ऐसा कोई रिलीफ नहीं दिया, इन्होंने तो और गवर्नमेंट को आवाम को टाइट कर दिया है। अब देखें ये लास्ट टाइम जो पेट्रोल बढ़ा इसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, लोगों की चीखें निकल गई मजीद। अभी भी गवर्नमेंट कहती कि इनकी कैपेसिटी है ख़रीदने की, लोग तो इस टाइम जवाब दे चुकी कैपेसिटी। अब ये तो चाहते हैं कि लोग सड़कों के किनारे आके खड़े हो जाएं भीख मांगने के लिए। ये तो अल्लाह ताला ना करे, ऐसा करे बिल्कुल बेहतरी रिलीफ के लिए कोई इनके दिलों में रहम डाले, कोई रिलीफ दें ताकि लोगों के लिए हालात अच्छे हो सकें। लोगों के हालात इस टाइम बहुत टफ हो गए हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ज़ाहिर है यही हम भी करेंगे कि इसी प्रेशर में गवर्नमेंट अगर आवाम को रिलीफ दे दे तो ये भी एक बड़ा अच्छा नतीजा होगा अपोजिशन की मेल मुलाकातों का। राय आप जान चुके हैं, एक्सपर्ट्स की ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारा दूसरा सवाल होगा पीका ऑर्डिनेंस से मुतल्लिक, जिस पर तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया। हम सवाल ये रखेंगे इसका नतीजा क्या निकलेगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पीका ऑर्डिनेंस पर तनाज़े शिद्दत इख्तियार कर गया है। गवर्नमेंट के इत्तेहादी अपोजिशन जमातों, सहाफ़ी और वकला तंजीमें यकजुबान हो गई हैं। सहाफ़ी और वकला की जानिब से पीका ऑर्डिनेंस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार ने पीका ऑर्डिनेंस को अल्ट्रा वायरस करार दे दिया और अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है और उसे हुकूमती बदनीयत करार दिया है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ 1 मार्च से पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया है।
मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने गवर्नमेंट को ये वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जब तक पीका ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया जाता तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आमिर साहब, अगेन मैं आपसे ही आगाज़ करूँगी, आपके ख्याल में अब ये क्या नतीजा निकलेगा? पीका ऑर्डिनेंस को लेकर जो तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया है, अब वकला तंजीमें भी सामने आ गई हैं, मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी वाज़ेह तौर पर कह दिया है, इसका आप नतीजा क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? आमिर साहब जी देखें, बात सिंपल सी है कि जिस अनोशा रहमान ने 2016 में सोशल मीडिया पे कवानीन बनवाए PMLN के दौर में, आज वो कहाँ है? वो कहीं नहीं। उस वक्त तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और आज के वज़ीर आज़म और उस वक्त PTI के सीनियर रहनुमा और सदर मुमलिकत दोनों के ट्वीट मंजर आम पे आ गए, ये मीडिया पे पाबंदी है, गलत है, फलां है, ढिमका है। ये हर हुक्मरान को अपनी सोच मुख्तलिफ लगती है। अब आज आप हुक्मरान हैं और आपको कोई भी आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल ठीक बात है, आपके पास इख्तियार है, आपने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया। मीडिया तंजीमों के पास क्या इख्तियार है? वो यही है कि आपसे बात करें या मुज़ाकरात में तातुल डाल दें और कोर्ट में चले जाएं। क्योंकि आज अभी फवाद चौधरी साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला को, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उन्हें कहा है पाकिस्तान के एक चंद बड़े जजेस में से हैं। तो ठीक है, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चले गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी जर्नलिस्ट चले गए हैं और तंजीमें जा रही हैं और मालकान अलग तंजीम में जा रहे हैं, जर्नलिस्ट, एडिटर सब जा रहे हैं, डायरेक्टर न्यूज़ की एसोसिएशन है। जब सब एक जगह पे मुत्तफिक हैं तो सोचना ये चाहिए कि हुकूमत को के बजाय इस किस्म के ऑर्डिनेंस से काम लेने के गुफ्तगू से करें। वो कहते नहीं हम बड़े अरसे से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, हमें तो कोई खौफ नहीं है किसी फेक न्यूज़ का, क्योंकि हम फेक न्यूज़ पे बिलीव नहीं करते, ना खबर ऐसी घड़ते हैं ना बनाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को खतरा किस चीज़ से है? ये वही चीज़ें हैं जो ये माजी में खुद करते रहे, आज अब इनके ऊपर उलट रही हैं उसी सोशल मीडिया से जहाँ से ये कामयाबी लेके आए। तो बेहतर होता कि बैठ के बात करते, जैसे अब FBR के लिए फवाद चौधरी साहब आज टीम समेत पहुंचे हुए थे वहां पे हाई कोर्ट में और कह रहे थे कि नहीं वो हमने तो ये कहा था तकनीकी तौर पे अदालतों के भी कुछ इशूज हैं, लेकिन ज्यादातर FBR के वकला के हैं। यानी आज बात उलट गई और बाहर आके बताना पड़ा ये तो FBR के वकला ने गेम डाली हुई है, जो 300 अरब रुपए या 3300 अरब रुपए के जो केस लगे हुए हाई कोर्ट में। बिल्कुल सेम मीडिया पे पोजीशन होनी है। इनको अब भी होश के नाखून लेने चाहिए। इन्हें इन जो ऑर्डिनेंस को इशू कराया है इसे वापस लेना चाहिए और प्रॉपर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में लाएं, बहस कराएं, मीडिया तंजीमों को बुलाएं और जो सिविल सोसाइटी है उसे बुलाएं। ये गवर्नमेंट लोगों की बनी हुई है, इन्हें लोगों से बात करनी चाहिए। खौफ किस चीज का है? जी ब्रिगेड साहब देखें, दुआ बात यह है कि जो मैं गवर्नमेंट का वर्जन सोच रहा था वो ये कह रहे थे कि हमने 1.5-2 साल से यही बात कर रहे हैं कि अगर आप आप खुद अपने कवानीन बनाएं, ड्राफ्ट बना के ले आएँ, हम इस पर बात कर लेते हैं। या तो आप लेकर आएँ, कोई ड्राफ्ट दें और उसके बाद आप कहें कि यस हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं अभी ऑल सपोर्ट देम। अगर आप ये चाहते ही नहीं कि कवानीन बने तो फिर दैट इज़ आई थिंक इट इज़ अनफेयर। हुकूमत को बिल्कुल चाहिए था कि वो अपोजिट जाती पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यही होना था जो अभी हो रहा है पार्लियामेंट में। दिनों के इस वक्त क्या हालात हैं, उसके बाद तमाम बार जितने हैं वो सारे पीपल पार्टी PTI के खिलाफ है, हुकूमत के खिलाफ है, उन दूसरे ग्रुप के बने हुए हैं। कोर्ट में जाने की बात करें, वकीलों का क्या काम है जाने का? जर्नलिस्ट शुड गो, जो उनकी एक ऑल पाकिस्तान जर्नल एसोसिएशन है, दे शुड दे हैव ऑल द राइट टू गो। उसके बाद फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अभी इनको कहना चाहिए कि जी आप आएँ, बात करें, जो जहाँ ऑब्जर्वेशन है वो आप अपनी सजेशन लेकर आएँ, अपने कवानीन बना के लाएँ, ड्राफ्ट बना के लाएँ कि जी ये 50 साहब ने जब 20 क्लॉज हैं इनमें ये इनको ऐसे चेंज करें, और अगर गवर्नमेंट ना माने तो स्टिल आई थिंक दे जस्टिफाइड, तो दे शुड बी फाइन सम बाय मीडिया निकालना चाहिए। और अदरवाइज आई एम श्योर कि जिस तरीके से सिचुएशन जा रही है गवर्नमेंट विल हैव टू विदड्रॉ करेंगे तो किसकी जीत और किसकी हार होगी, क्या बात होगी? बात ये कि कहीं ना कहीं एक इसको एंड करें कि जो एक मड स्लॉगिंग होती है, जो पर्सनल अटैक्स होते हैं, उसके ऊपर ज़रूर जर्नलिस्ट को चाहिए कि वो ले आए, फेक न्यूज़ के ऊपर ले खुद बना के लिए कवानीन के जी ये हमें चाहिए, ये इसका कानून होना चाहिए, ये सजा होनी चाहिए, इतने अरसे में इसका फैसला होना चाहिए और किसको करना चाहिए। आई थिंक ये इस तरीके से कर लेना बेहतर है। अदरवाइज ये एक इस मौके पे जबकि पहले ही तमाम गवर्नमेंट प्रॉब्लम में है, इसको ऐसे मौके पे आना ही नहीं चाहिए था। आई थिंक गवर्नमेंट के टाइम एंड स्पेस हमेशा गलत होते हैं। सही जी। फैसल साहब
एक तो दुआ मैं आपको ये बताऊं, एक फीका कानून, इसका तो नाम भी बड़ा अजीब सा रखा है उन्होंने, फीका। जब से इस कानून आया है ना, जब से कानून आया है, यकीन करें मुझे अपने आमिर भाई की बड़ी फिक्र लगी पड़ी है। क्यों? ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते। 5 साल की सजा है, 6 महीने जमानत नहीं होगी। आप मजाक समझ रही है इस बात को? तो मुझे आमिर साहब को चाहिए थोड़ा सा जो है ना वो एहतियात करें, पता नहीं उनको अंदाजा नहीं होता क्या क्या बोलते रहते हैं। नहीं सच बोले, फेवर में ना बोले। ये भी है इस कानून में, जो गवर्नमेंट के फेवर में बोलेगा वो बच जाएगा 5-6 साल की सजा, बच जाएगा। जी फैसल साहब कंप्लीट कीजिए। तो अभी सारे साफियों को चाहिए कि वो स्क्रिप्ट पढ़ने से ना गुरेज, में किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई अपने पर शक ना कर समझे। सारे साफियों को चाहिए वो स्क्रिप्ट जो है ना उससे गुरेज करे। ये स्क्रिप्ट जो है ना आदमी को बड़ा जो है ना मरवा देता है, फंसा देता है। अच्छा देखिए, अब ये जो कानून है ना, ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि इसमें तय करना कि इसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। अब मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। ये वजीर कानून साहब ने जो है बड़े तम तराक के साथ जो है ना ये कानून पेश किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान में इनसे ज्यादा कोई जो है ना ज़हीन आदमी नहीं है और इनसे बड़ा कोई कानून का माहिर ही नहीं है। अब इन्हीं वजीर कानून पर आप आ जाएं। इन वजीर कानून के बारे में एमकेएम ये कहती है कि ये हमारे कोटे पर वजीर ही नहीं बने, हम इनको वजीर ही नहीं बनाना चाहते थे। ये कौन कहता है? एमकेएम कहती है। और ये खुद वजीर कानून ये कहते हैं कि मैं तो एमकेएम के कोटे पर एमकेएम के कहने पे वजीर बनाऊं। अब इनमें से कोई एक फरीक है ना, वो इस कानून के जद पे आ रहा है, कोई एक, या तो वजीर कानून या फिर एमकेएम। तो इनको चाहिए पहले यहीं से आगाज करे वजीर कानून को, जो भी है हुकूमत को चाहिए पहले इसमें तय कर ले इसमें कौन सच बोल रहा है, इसमें कौन झूठ बोल रहा है। कोई एक सच और झूठ बोल रहा है। देखिए, जब आदमी तकब्बुर की इंतहा पे पहुंच जाए ना, और ये हुक्मरानी का जो नशा होता है ना, ताकत का नशा, ये बड़ा खतरनाक नशा होता है। जबकि अल्लाह पाक ने मना किया है कि तकब्बुर जो है ना इंसान को ज़ेब नहीं देता। जब तकब्बुर पे आदमी पहुंच जाता है ना, उसकी आंखों के अंधा हो जाता है, वो अपने आप को जमीन का खुदा समझने लगता है। और ये हुक्मरानी है ना, ये इंसान को लेके जाती है, खासतौर पर हमारे मुल्क की हुक्मरानी, जहाँ प्रोटोकॉल जो है ना इतना इंतहा पर है कि वो इंसान अपने आप को फिर इंसान नहीं समझता। फिर वो समझता है कि वो जो कुछ बोल रहा है ना वही सच है, वो जो कुछ समझ रहा है ना वही सच है। उसको कोई सही मशवरा भी देता है ना, उसको उससे नफरत होने लगती है, उसको अपना मुखालिफ समझने लगता है। तो ये पाकिस्तान के हर हुक्मरान का हाल रहा है, यही इमरान खान साहब का हाल है। मैं तो समझता हूँ अपोजिशन को जो है ना 1.5 साल रह गया है, अपोजिशन को भी और साफियों को भी। ये 1.5 साल जो है ना बड़े खामोशी के साथ जबर का और सबर का घूंट पी लेना चाहिए। 1.5 साल तक इस कानून को बर्दाश्त करें, और ये 1.5 साल के बाद ये कानून जो है मौजूदा हुकूमत के लिए जो है गले का अज़ाब बनेगा। लेकिन 1.5 साल बर्दाश्त कर ले आप। ठीक जी, हाफिज साहब। और आमिर साहब एहतियात करें थोड़ा। करना चाह रहा हूं, अगर मेरी आवाज आप तक देखें, इस मामले में इसकी जरूरत तो है, कोई माने या मैं आपकी तरफ आती हूँ आमिर साहब। इस वक्त सोशल मीडिया पे जिसकी चाहे इज्जत को, आबरू को, जो चाहे जो झूठी खबरें जो हैं वो फैला दें और कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक पे भी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पे बहरहाल फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल है बनिस्बत सोशल मीडिया के जो कुछ हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, इसी अदम एतमाद के हवाले से कई साहिबान ने तो कहा था 21 से 23 के दरमियान पंजाब में ये हो जाएगा, मरकज में ये कुछ भी नहीं। तो ये कानून की तो ज़रूरत है। आपके यहाँ इसके इज्जत का कानून है, लेकिन उसका क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। ये मैंने परसों भी कहा था, कल भी कहा था। तो अब इसमें मसला ये है कि करना क्या है। करना ये चाहिए है कि अगर सहाफ़ती तंजीमें, ज़िम्मेदार लोग, मैं समझता हूँ इसमें हमारे जो अयाज खान साहब हैं, इनको फवाद चौधरी साहब, जो बाकी हमारी सहाफ़ी बरादरी के दोस्त हैं, उनको मिल बैठ कर। ठीक जी, आमिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं लालू खेत के दानिश्वर फैसल हुसैन से कह रहा था, समझदारी से बात करना। कानून आ गया है, इल्जाम नहीं लगा देना। कानून आ गया है, बता दिया कानून आ गया है, कोई इल्जाम नहीं लगाना। मैं दरखास्त लगा दूंगा सबसे पहले। वो स्काइप पे हैं तो इशू आ रहा है। मैंने कहा तुमको बता दूं कि कानून आ गया। अशरफी साहब कह रहे थे ना कि जी ये तारीखें देते हैं, तो तारीखें तो किसी ने 6 महीने की भी दी थी, 1 महीने में कानून बदल देने की बात की थी, 5 लाख घर की बात की थी। वो सब पे लागू होना चाहिए फिर। ठीक जी, इलियास साहब।
ज़ाहिर है इसको बिल्कुल इनको सहाफ़ती तंजीमों से इनसे बातचीत करनी चाहिए थी, उनको तमाम स्टेक होल्डर की इनपुट लेनी चाहिए थी, तब जाके इसको नाफिज करना चाहिए था। अब ये इनकी अपनी इस तरह कर दिया, ज़ाहिर है इनके ख़िलाफ़ तो कोर्ट में सब जाएंगे। अगर इस तरह कानून को लाया जाएगा तो इस पर तो सब एतराज़ करेंगे। तो जब तक इसको सूरत हाल को गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ लाते हुए एक के बाद एक इस तरह के काम करते हैं कि जिस पर सब लोग इनसे नाराज़ हो जाते हैं। देखें आज भी इनसे मुज़ाकरात बातचीत करने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो ये तमाम सूरत हाल रिट जब हुई है तब देखेंगे उसमें क्या सूरत हाल, उसमें बताएं कि किस तरह की क्लॉज के क्या खदोहाल होंगे, किस तरह ये अमल दरामद होगा। ये तो नहीं 5 साल उठा के कर दें। अब जाहिर है इस तरह दबाने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर है इस पर तो सब एतराज़ करेंगे हम। बिल्कुल इसको गवर्नमेंट को चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसको विड्रॉ करना चाहिए। विड्रॉ करने के बाद देखना चाहिए कि इसमें लेके सहाफ़ती तंजीमों को लेके आएँ, कानून बिल्कुल अच्छी तरह लेके आएँ, सोशल मीडिया को करें वो जो बिल्कुल उसके पर करें, लेकिन तमाम जो चीज़ों को तो देख लें ना, हर एक चीज़ को एक तरह ही ना देखें। इसमें है कि इन पर सहाफ़ती तंजीमों को लें, इस पर बातचीत करें, बहस करें, इस पर देखें इसके जो भी इसमें रूल्स में बेहतरी है जर्नलिज़म के लिए, ताकि अगर कोई इनको हर्ट होते हैं तो लोग हर्ट होते हैं तो उसके लिए कानून साजी करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये तो ना करें ना बिल्कुल पूछे बगैर जब मर्ज़ी जो मर्ज़ी इम्पोज करवा दिया। तो भाई दूसरी चीज़ें भी करवाएं ना, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि 5 लाख घरों का कहा था वो भी कराएं ना, कि वो ज्यादती हुई है, लोगों को आस पैदा कर दी, महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जा रहा, जो चीज़ें नुकसान हो रहे हैं वो भी कानून साजी की जाए कि गवर्नमेंट अगर अमल दरामद नहीं करती तो गवर्नमेंट को क्या सज़ा दी जाए। 5 साल से 3.5 साल से इकॉनमी को नहीं ठीक कर सके तो एक के बाद एक वजीर लाते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी कोई करे ना कानून साजी, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे साथ आवाम के साथ क्या ज्यादती हो रही है। आवाम तो भूखे मरने पर मजबूर हो गए, अभी गर्मी आई नहीं, लोग पहले परेशान हो गए कि फिर गर्मियों में बिजली का बिल ज़्यादा आएंगे और 6 रुपये पर यूनिट की नवीद सुना दी गई है। इस तरह तो ना करें ना, गवर्नमेंट को चाहिए जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो दें, बजाय कि जो बोलते हैं उनके गले दबा दें। ठीक है इलियास साहब, आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। यूक्रेन बहरान पर हम बात करेंगे, क्या पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा कर पाएगा, राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यूक्रेन के मामले पर रूस, अमेरिका और नेटो मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है। सरहद पर रूसी और यूक्रेनी फौजें आमने सामने हैं। इस बढ़ती कशीदगी में यूक्रेन ने मामले के हल के लिए पाकिस्तान से मदद मांगी है और तामीरी किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, जिस तरह से यूक्रेन का बहरान है, आपके ख्याल में इस दौरे को एक तो एलेबोरेट कर दीजिएगा कि आप किस तरह से देखते हैं वज़ीर आज़म का दौरा है रूस, पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा कर पाएगा आपके ख्याल में? ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विज़िट है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की। आई वुड से कि ये तारीखी विज़िट होगी, 22-23 साल के बाद एक पाकिस्तान के सदर मुल्क वहाँ पर मुमलिकत जा रहे हैं। नंबर 2 बात है कि अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली 1-2 दिन में वहाँ के जो हमारे एम्बेसडर हैं जनरल नोएल खोखर हैं, और उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि वी बिलीव इन द सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ यूक्रेन, जो कि यूक्रेन की हुकूमत ने उसको बड़ा पसंद भी किया और पाकिस्तान की पॉलिसी भी हम हर एक के लिए बात करते हैं। लेकिन इस स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर का जाना ख़ास तौर पे एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त कन्वर्जिंग व्यूज़ इंटरनेशनल रीजनल इशूज़ के ऊपर पाकिस्तान, चाइना, रशिया के, जबकि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कह दिया कि हम अलाइनमेंट किसी के साथ नहीं करेंगे, बल्कि हम एक जनरल अपनी पॉलिसी रखेंगे, ट्रेड पॉलिसी रखेंगे। साथ ही साथ इस मौके पर जबकि रशिया ने उनके ईस्टर्न ब्लॉक्स के जो 2 स्टेट थी उन पे, तो वहाँ पर उन्होंने उनके इंडिपेंडेंट डिक्लेयर भी कर दिए, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया और वहाँ पर अपनी फौज भी भेज रहे हैं। ये बहुत ही हालात ख़राब हो रहे हैं। ये पाकिस्तान का विजिट, पाकिस्तान आई एम श्योर कि फुल प्रिपेयर्ड होकर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, वहाँ जाके क्या बात करेंगे, कैसे कोशिश करेंगे शायद डिफ्यूज सिचुएशन हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी ज़्यादती जो कर रहे हैं वो अमेरिकन है और नेटो हैं, जो एक पहले पैक्ट था कि वहाँ जाके नहीं करेंगे, सर्कल नहीं करेंगे, वहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वेपन एमुनिशन लेंगे, सर्कल नहीं करेंगे, सर्कल रशिया को, लेकिन जिससे इतना ज़्यादा हुआ। ठीक, आमिर साहब, फौजी महारत तो ब्रिगेडियर साहब रखते होंगे, मानता हूँ मैं, लेकिन अल्लाह का वास्ता है प्राइम मिनिस्टर साहब, आप रशिया का विजिट कर रहे हैं, यूक्रेन के मुजाहिद बन के नहीं जा रहे, ना ही उनके दरमियान में मीडिएशन कर रहे हैं, ना ये ईरान और सऊदी अरब है। आप वहां जाके ये ना बताइएगा कि मैं रूस को आपसे ज्यादा जानता हूँ रशियन से। तो मेहरबानी करें, आप जो बाइलैटरल विजिट जा रहे हैं ना, उस पर बात करें, मुआहदे करें, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से बात करें, पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से बात करें, जो कर्ज़े शर्ज़े को बातचीत करनी है वो बाइलैटरल रखें।
ये रशिया यूक्रेन वो आपस में जान लेंगे, गंदम आपको दुनिया भर दे देगी। और अमेरिका के साथ भी आप राब्ता रखें, बिल्कुल रखें, लेकिन खुदा का वास्ता है ये यूक्रेन के चक्कर में कोई बयान ना दीजिएगा। बहुत बहुत हो गया जो आपने कर लिया है। आप पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पे जा रहे हैं, रूसी सदर पुतिन अपने काम में माहिर हैं, वो रशिया को दोबारा अपनी जो उसकी खोई हुई साख है उसको बहाल कर रहे हैं, बातचीत में वो मास्टर है, लिहाजा पढ़ा लिखा काम कीजिएगा, गपशप वाला न कीजिएगा। फैसल साहब, एक तो इमरान खान साहब ने जाने से पहले ये जो बयान दे दिया ना कि हम रशिया के ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, तो इनको अभी कम से कम जाने से पहले इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। आपने तो उनको पैगाम ये दे दिया कि हमें अपना मत समझना। ये आप एक जो क्या सफारती चालाकी होती है या जिसको एक सफारती महारत कहते हैं, वो इस हुकूमत, हाँ स्मार्टनेस तो स्मार्ट तो बहुत है हमारे वज़ीर आज़म, लेकिन वो सफारती स्मार्टनेस इनके पास नहीं है। स्मार्ट तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में कोई नहीं है, लेकिन वो सफारती वाली जो होनी चाहिए वो इनमें नहीं है। आप जा रहे हैं, इस वक्त दुनिया की नजरें इस विजिट के ऊपर लगी हुई हैं, आप बिल्कुल उसके ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनते। तो जाने से पहले बात करने की भाई क्या जरूरत थी? आपने जाने से पहले उनको बोल दिया हम आ रहे हैं, लेकिन हमें अपना मत समझना, हम आपके होने के लिए नहीं आ रहे। तो आप जाएं, बराबरी की बुनियाद पे बात करते, कुछ लेने की बात कर। बाकी आमिर साहब ने जो बात की है ना, ये जाके वापसी में ये ना बोल दें कि हमने पाकिस्तान को रशिया बनाना है। सही है इलियास साहब। जी बिल्कुल ही प्राइम मिनिस्टर साहब को बड़ा था कि जी रूस जाएंगे, तो वो अब जा रहे हैं कि हालात ऐसे हैं, तो बिल्कुल उनको बड़ा एहतियात करना चाहिए, सफारती ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए इसमें, क्योंकि पाकिस्तान ने जाके उधर अपना बायलैटरल ट्रेड वगैरह और जो इससे दूसरे मुआहदे करने, ताकि उनसे बल्कि एक सफारती ताल्लुकात बेहतर करने। और इस मसले में क्योंकि जो मार्केट हासिल सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो मार्केट हासिल करने के लिए इनको बड़ी ज़रूरत है उधर रशिया जाके, ताकि जो मार्केटें पहले हमारी चीज़ें नहीं जाती थी, हमने उनसे भी चीज़ें लेनी है, उन्होंने हमसे चीज़ें लेनी है। तो बड़ा ज़रूरी है कि जो जाके बिल्कुल उनके साथ जाके बराबरी की बुनियाद पर, लेकिन जो इस तरह के बयानात देने से गुरेज करना चाहिए कि जी हम ब्लॉक का हिस्सा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चाइना ने उनका साथ देने के लिए कह दिया रूस को, तो जाहिर है उन्होंने तौक़ात लगाई होंगी कि पाकिस्तान भी हमारा साथ दे। तो अगर जब हमारी इस तरह की बात जाएगी तो फिर वो हमारे साथ उस तरह नहीं करेंगे बात जिस तरह की करनी चाहिए थी। बिल्कुल से आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। वक्त खत्म हो गया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए।